स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल जेपी क्लासेस पे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का बुक रीडिंग और क्वेश्चन आंसर भी कर रहे थे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग कक्षा 7 का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान का बुक रीडिंग कर चुके थे और समझ चुके थे। आज हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है कक्षा 7 का इतिहास है, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन पाठ्यगत प्रश्न से यानी बुक के बीच बीच में जो प्रश्न थे वो भी देखेंगे और अभ्यास वाले प्रश्न हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नई बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम था दिल्ली के सुल्तान। पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? जो न्याय चक्र है वह जो राजा और प्रजा के बीच के जो भी संबंध होते हैं उसको समझाने के लिए क्या यह उपयुक्त शब्द है? यह लगता है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदव्विर ने न्याय चक्र के बारे में लिखा है कि राजा का सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। राजा का जो भी काम है वह सैनिकों के बिना नहीं चल सकता और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। और वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। मतलब क्या कहा जा रहा है कि राजा का काम जो है वह सैनिक के बिना नहीं चल सकता और सैनिक जो है वह वेतन के बिना काम नहीं कर सकते। और वेतन जो आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से वो आता है जो कि सैनिकों को दिया जाता है। और किसान भी कर तभी चुका सकेंगे, राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो न्याय चक्र का उपयुक्त वर्णन राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त है। यह जो न्याय चक्र है वह इन राजा और प्रजा को समझाने के लिए आंशिक रूप से क्या है? उपयुक्त शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये सब प्रश्न जो कि बुक रीडिंग हम लोग जब कर रहे थे तो बीच बीच में जो प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। जो मिन्हाज-ए-सिराज थे उनके विचार को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? क्या आपको लगता है कि जो मिन्हाज है और रजिया दोनों के विचार एक ही हैं? आपके अनुसार से स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिन्हाज-ए-सिराज का मानना था कि, किसका मानना था? मिन्हाज-ए-सिराज जो कि एक इतिहासकार थे। उनका मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसमें स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रानी शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। ऐसी स्थिति में क्या था कि जो मानना था कि स्त्री को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, इस स्थिति में रानी शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासिका रही यानी रानी रही, शासन की। रजिया सुल्तान को महिला शासक होने के कारण काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा था, जबकि रजिया सुल्तान ने मर्दों की तरह शासन चलाया था। जो रजिया सुल्तान था वह 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका रही और रजिया सुल्तान को महिला होने के कारण बहुत सारे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, जबकि रजिया सुल्तान ने मर्दों की तरह शासन चलाया था। रजिया सुल्तान के विचार मिन्हाज-ए-सिराज के विपरीत था।
जो रजिया सुल्तान का विचार था वह मिन्हाज ए सिराज के जस्ट विपरीत था। पहले पितृ प्रधान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था, इसलिए स्त्री के लिए शासक बनना कठिन काम होता था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? जो कि चैप्टर में था कि जो गुलाम होते हैं वह बेटे से बढ़कर होते हैं। तो ऐसा मानने के पीछे क्या कारण था वह बताना है। सल्तनत काल के प्रारंभिक शासक गुलाम वंश के होते थे। जो सल्तनत काल था उसमें जो प्रारंभिक शासक हुआ करते थे वह गुलाम वंश के ही हुआ करते थे। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली का शासन बना था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली का शासक यह भी बना था। ये दोनों शासक काफ़ी योग्य और बुद्धिमान थे। जो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका गुलाम था इल्तुतमिश, तो ये दोनों शासक ही क्या थे? काफ़ी योग्य और बुद्धिमान थे। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। जो योग्य और अनुभवी गुलाम होते हैं वह क्या होते हैं कि बेटे से बढ़कर होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यह गुलाम अपनी योग्यता और बुद्धि से ही राजा का दिल जीत पाते थे। यह जो गुलाम होते थे यह अपनी योग्यता के कारण और अपनी बुद्धि के कारण ही राजा का दिल जीत पाते थे, इसलिए सुल्तान ने उन्हें बेटे से भी बढ़कर मानते थे। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? जो बर्नी था वह क्या किया था कि सुल्तान की आलोचना की थी। तो क्यों की थी तो उसका कारण बताना है। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीर कुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाले, अजीर कुमार नामक कलाल का मतलब होता है शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। क्या किया था कि इन जो निचले तबके के लोग थे इनको ऊपरे ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठा दिया था। ये लोग सुल्तान को चापलूसी करके बड़े पद पाने की योग्यता, एक मिनट, उस समय क्या होता था कि जो निचले तबके के लोग थे उन्हें ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था। तो ये लोग सुल्तान को चापलूसी करके बड़े पद पाने की योग्यता नहीं थी। यह जो नीचे तबले के लोग थे इनकी क्या थी कि सुल्तान की चापलूसी करके बड़े पद पाने की योग्यता इनमें नहीं थी। इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया था। तो इस कारण से क्यों किया था? क्योंकि निचले तबके के लोग को उसने ऊंचे प्रशासनिक पद दिए थे। इससे जो ऊंचे वर्ग के लोग थे इनसे नाराज हो गए थे और इनकी आलोचना करना शुरू कर दी थी और बुराइयां करना शुरू कर दी थी। अगला प्रश्न है पांचवा, प्रश्न है सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो सरदार हुआ करते थे उनकी जो रक्षा व्यवस्था होती थी उसका वर्णन करना है। मार्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने भारत के सरदार की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। कौन किया था सरदार की रक्षा व्यवस्था का वर्णन? तो जो मार्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री थे, मार्को यानी अफ्रीका से आया था इब्न बतूता, उसने क्या किया था कि रक्षा व्यवस्था वर्णन किया था, रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। उसके अनुसार सरदार चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहा करते थे। उनके अनुसार क्या करना था कि जो सरदार रहते थे वह चट्टानी इलाकों में उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहा करते थे और कभी कभी
बांस के झरमुट्ठों में भी रहा करते थे। ये दोनों स्थान काफ़ी दुर्गम होते थे, मतलब काफ़ी दूर होते थे। सरदार इन जंगलों में रहा करते थे, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करता था। इस तरह से जहाँ रहते थे उनके लिए वह किला का काम करता था। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहा करते थे, यानी रखा जाता था। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा, एक मिनट। छठा प्रश्न आता है, जन्म सिद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना जन्म सिद्ध अधिकार कहलाता है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों, जो कुलीन वर्ग के व्यक्तियों थे, उनको कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण ही शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। तो जन्म सिद्ध अधिकार यही है कि जो भी जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करते हैं वह जन्मसिद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। जिस तरह से इस बुक में उदाहरण दिया था कि लोग मानते थे कि कुलीन वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं उन्हें कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण ही शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग भेद क्या है? लिंग भेद क्या है? तो स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आगे आता है, भीतरी प्रदेश से आप क्या समझते हैं? भीतरी प्रदेश से आप क्या समझते हैं? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करे, भीतरी प्रदेश कहलाते हैं। ये थे पाठ्यगत प्रश्न, यानी जो भी हम लोग बुक रीडिंग करते थे उसके बीच बीच में जो भी प्रश्न आते थे वे सभी प्रश्न थे। अब आते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास, जो कि पाठ्य के अंत में दिए रहते हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली में पहले पहल यानी सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की थी? तो तोमर, राजपूत, चौहान राजाओं ने पहले पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। क्या की थी कि तोमर और चौहानों के बीच युद्ध हुआ था, उसी समय दिल्ली में राजधानी का स्थापित किया जाता था। दिल्ली में राजधानी स्थापित की गई थी। दूसरा प्रश्न आता है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकालों में प्रशासन की भाषा क्या हुआ करती थी? तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी भाषा हुआ करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, यानी फैलाव हुआ था? तब मोहम्मद तुगलक के जो शासनकाल रहा था उस समय अधिक विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न आता है, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? तो वो किस देश से आए थे? वह मार्को से आए थे, जो कि अफ्रीका देश में है। मार्को यानी अफ्रीका देश से भारत आए थे। पांचवा प्रश्न है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? तो न्याय चक्र के अनुसार सेनापति के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से सैनिकों का वेतन मिलता था। जो न्याय चक्र है उसके अनुसार सेनापतियों ने के लिए किसानों को हित का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, और ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन का बढ़ावा दे। तो इसका जिक्र हम लोग कर चुके थे, फिर भी कोई नहीं, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा है तो देख लेते हैं। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरसियन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरसियन शहरों की आवश्यकता की पूर्ति होती थी, उसे भीतरी सीमा कहा जाता था। और बाहरी सीमा जो गैरसियन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था।
तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न आ गया। 7वां प्रश्न बोल रहा है कि मुक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे और आपके विचार से सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे। तो उत्तर हो जाएगा मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे। पहला क्या था, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। जो उनकी नियुक्ति हुआ करती थी वह वंश के परंपरागत आधार पर नहीं किया जाता था। दूसरा था कि उन्हें कोई भी इक्ता यानी क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण कर दिया जाता था, यानी एक जगह से दूसरे जगह बदल दिया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। पांचवा है कि इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक भी रखे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। जो दिल्ली सल्तनत था उस पर जब मंगोल ने आक्रमण किया तो मंगोल का आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा दिल्ली सल्तनत पर। तो दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का निम्न प्रभाव पड़ा था। पहला था कि मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी थी। दूसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना भी तय कर दिया था। तीसरा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी गई। यानी क्या किया गया कि वहाँ पुराने शहरों में जो भी निवासियाँ रहते थे, निवास करने वाले लोग रहते थे, उसे नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया और उस इलाके को बड़ी सैनिक की छावनी बना दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवा दिए थे। यह सभी प्रभाव पड़ा था। 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपकी समझ में तावारीख, तारीख का बहुवचन होता है तावारीख, के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारी समझ से तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि पहला कारण है तवारीख के लेखन सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का भी वर्णन किया करते थे और शासकों का प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। शासकों को क्या करते थे कि प्रशासन संबंधी सलाह देते थे और वे न्याय संगत शासन का महत्व पर बल दिया करते थे। दूसरा है कि तवारीख के लेखक को नगरों में रहा करते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखा करते थे ताकि उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया नहीं किया जाता है। ज़्यादा आसानी से आज भी क्या है कि महिलाओं नेताओं को स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या केवल 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। जो सल्तनत काल था और अभी का जो काल है उसमें अंतर यह है कि उस समय जल्दी नहीं स्वीकारा जाता था और अभी आसानी से स्वीकार लिया जाता है। अगला प्रश्न है 11वां, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे। क्या आज भी जंगल उन्हीं कारण से काटे जा रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआब यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं से जंगलों को साफ कर दिया गया
और शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को उनके पर्यावास माने रहने के स्थान से खदेड़ दिया गया, निकाल दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई। जिस ज़मीन से उन्हें निकाला गया वह ज़मीन किसे दे दी गई? किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। आज जंगलों को कई कारणों से काटा जा रहा है। पहला कारण है कृषि भूमि को प्राप्त करने की आशा और आवासों का निर्माण करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। दूसरा है कि परिवहन मार्गों का निर्माण करने के लिए और खनन कार्य करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। तीसरा है कि बड़े बांधों के निर्माण में वनों की कटाई होती है। जो बड़े बांध हैं उनके निर्माण के लिए वनों की कटाई की जाती है। तो इस तरह से था कक्षा 7 का चैप्टर 3 का प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन आंसर का वीडियो, जो कि हमने बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।